नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो अपलोड करी थी, हमने उसमें बात करी थी मुग़ल की सक्सेसर स्टेट्स की। बेसिकली उस वीडियो में हमने उन स्टेट्स को पढ़ा था, उन स्टेट्स के बारे में जाना था जो कि मुग़ल गवर्नर्स ने बसाई थी, जैसे कि बंगाल, हैदराबाद और अवध। इस वीडियो में जो दूसरी कैटेगरी है, यानी कि वो स्टेट्स जिनकी स्थापना रिबेल्स ने करी थी, हम उनकी बात करने वाले हैं। देखिए 18th सेंचुरी में, जैसा कि आप सभी को मालूम है, औरंगजेब की डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 1707 के बाद। इसके बाद कुछ मुग़ल गवर्नर्स ने जाके अपनी अपनी पर्सनल स्टेट्स बनाई, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी थीं जो मुगल्स के कभी अधीन थी, लेकिन आज यानी कि 18th सेंचुरी में उन्होंने मुग़ल एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट किया और फाइनली अपनी अलग राज्य की स्थापना करी। इन स्टेट्स में जो कुछ नाम हमारे सामने उभर के आते हैं वो है मराठा, सिख, जाट और अफगान। अफगान किंगडम्स फर्रुखाबाद और रोहिलखंड के। तो ये थी वो कुछ रिबेल स्टेट्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मराठा एम्पायर के ओरिजिन, क्योंकि मराठा इनमें से इकलौती ऐसी पावर थी जिसके अंदर पोटेंशियल था एक पैन इंडियन एम्पायर बनाने का और मुगल्स को रिप्लेस करने का। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करना चाहते हैं। हमारा वीडियो का सोर्स शेखर बंदोपाध्याय की ही बुक रहने वाली है। तो आइए पढ़ेंगे मराठा एम्पायर के बारे में। 17th सेंचुरी में मराठा किंगडम वेस्टर्न इंडिया में एक बहुत छोटे से राज्य के रूप में मराठा एम्पायर की नींव रखी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। स्टार्टिंग में जो उनका मेन ऑपोजिशन था वो था बीजापुर का मुस्लिम किंगडम, और उसके अलावा जो उनका दूसरा टारगेट था वो था मुग़ल आर्मी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा एम्पायर के ओरिजिन के लिए मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम 18th सेंचुरी में मराठों की जो स्थिति है इस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ होती है। 1680 तक क्या स्टेट थी, तो मुग़ल एम्पायर कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा था डेक्कन को सबड्यू करने की, डेक्कन को कैप्चर करने की। जो डेक्कन के लोकल देशमुख यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर्स और ज़मींदार, ये लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के कभी मराठों का साथ देते थे, कभी मुगल्स का साथ देते थे। शिवाजी की डेथ के बाद संभाजी और फिर राजाराम ने थोड़े समय के लिए राज्य करा और वो भी मुग़लों से बराबर लड़ते रहे। लेकिन 1699 में राजाराम की डेथ होती है और उनकी मृत्यु के बाद उनकी रानी ताराबाई राजाराम के इन्फेंट सन यानी कि शिवाजी 2 के नाम पर रूल करना स्टार्ट करती हैं। अभी भी औरंगज़ेब की जो आर्मी है वो मराठों को लगातार परेशान कर रही है। कभी वो एक फोर्ट हारते हैं, कभी एक फोर्ट जीतते हैं। ताराबाई कॉन्स्टेंटली परेशान रहती है। लेकिन 1705 में दिशा बदलती है। औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707 में। 40 साल के एक बेकार वॉर के बाद औरंगज़ेब ने डेक्कन कैंपेन में कुछ भी गेन नहीं करा था, और साथ ही साथ जो मराठाओं को सबड्यू करने की पॉलिसी थी औरंगज़ेब की, वो भी काम नहीं आई, क्योंकि मराठों को वो क्रश नहीं कर पाए। तो 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद शाहू जी को प्रिजन से रिलीज़ कर दिया गया। शाहू जी कौन है? शाहू जी शिवाजी के ग्रैंडसन हैं। अब जब शाहू जी वापस आते हैं डेक्कन में, तो वहाँ पे जो मराठा सिंहासन है उसके 2 दावेदार हो जाते हैं। पहले तो वो खुद और उसके बाद ताराबाई। जब किसी थ्रोन के 2 दावेदार होते हैं तो इससे क्या होता है, एक सिविल वॉर। तो सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। मराठे जो सरदार हैं, देशमुख हैं, इन लोगों की जो लॉयल्टी है वो इन दोनों फैक्शंस में कभी इस साइड कभी उस साइड होती रहती है। तो शाहू जी महाराज इस सिचुएशन से कैसे कोप करते हैं? 1712-13 तक सिचुएशन बहुत ही ख़राब रहती है। वॉर्स लगातार होते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन शाहू जी कुछ ब्राह्मण बैंकिंग फैमिलीज़ का सपोर्ट लेके और एक एबल चितपवन ब्राह्मण जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, शाहू जी उनकी मदद लेके 1718 से 19 में इस सिविल वॉर को जीतते हैं। यहाँ से उदय होता है पेशवा का। पेशवा यानी कि प्राइम मिनिस्टर। शाहू जी जब ये वॉर जीत जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अपनी पोजीशन को कैसे कंसोलिडेट किया जाए। तो 1719 में वो सैयद ब्रदर, जो कि मुग़ल कोर्ट में, उनकी हेल्प करके दिल्ली में एक पपेट एम्परर बिठाते हैं। साथ ही साथ बालाजी विश्वनाथ शाहू जी के लिए मुग़ल सनद यानी कि इम्पीरियल ऑर्डर उसको सिक्योर कर लेते हैं सैयद ब्रदर से, या फिर हम पपेट जो मुग़ल रूलर है उनकी मदद से। और उसके बाद
शाहू जी को मिलता है चौथ और सरदेशमुखी राइट। कहाँ पे? जो 6 मुग़ल प्रोविंसेस हैं डेक्कन में उनका। चौथ क्या है? चौथ होता है 1/4 ऑफ इनकम। लेकिन सरदेशमुखी क्या है? ये नया कॉन्सेप्ट है। सरदेशमुखी एक्चुअली 1/10 होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक हिस्सा। तो जो 6 मुग़ल प्रोविंसेस थी, इनके अलावा मालवा और गुजरात और कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स महाराष्ट्र की, यहाँ से वो चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने का राइट मुग़ल एम्परर से हासिल कर लेते हैं। 1731 में जो ताराबाई का जो फैक्शन था, उसके जो कुछ लीडर्स बचे हुए थे, तो उनके साथ एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वरना। इस ट्रीटी में क्या होता है कि जो शिवाजी 2 हैं उनको कोल्हापुर का जो राज्य है, जो कोल्हापुर स्टेट है, वो कोल्हापुर उनको दे दिया जाता है और ऐसे करके फाइनली ये सिविल वॉर भी ख़त्म होता है। तो कुछ टाइम के लिए शाहू जी थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं। अब देखिए, मराठा सिविल वॉर तो एंड हो गया और जो स्टेट का जो कंट्रोल है वो फाइनली पेशवाओं के हाथ में आ गया। अब बालाजी विश्वनाथ जो कि पहले पेशवा हैं, उनके टाइम से ही पेशवा का जो ऑफिस है वो काफ़ी पावरफुल होने लगा। सब लोग पेशवा से जुड़ना चाहते थे क्योंकि सबको पता था असली पावर पेशवा के पास है। लेकिन बालाजी विश्वनाथ की डेथ होती है 1720 में और उनको सक्सीड करते हैं उनके बेटे बाजीराव। बाजीराव एक बहुत ही फेमस फिगर हैं इंडियन हिस्ट्री में, बहुत ही अच्छे वॉर लीडर हैं, बहुत ही एबल कमांडर हैं। अब हम पढ़ेंगे बाजीराव के बारे में। बाजीराव 1740 तक पावर में रहे, लेकिन ये छोटे से एक ब्रीफ टाइम में मराठा स्टेट बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करती है। वो अपने एम्पायर की बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके लेते हैं। मुग़ल एम्पायर की काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को कैप्चर करने के बाद बाजीराव के सामने जो सबसे बड़ा एनिमी था वो था हैदराबाद के निज़ाम। और हैदराबाद के निज़ाम और मराठे, इन दोनों में जो लड़ाई थी वो बेसिकली 3 एरियाज़ के लिए थी, जो कि था कर्नाटक, खानदेश और गुजरात। अब जब लड़ाई इन दोनों में स्टार्ट होती है, निज़ाम में और मराठों में, तो जो पहला राउंड था उसमें मराठे हार जाते हैं। लेकिन जो दूसरा राउंड था उसमें मराठे 1728 में बाजीराव के नेतृत्व में निज़ाम को बुरे तरीके से हराते हैं और एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पालखेड़, जो कि 1728 में साइन हुई थी। इस ट्रीटी में क्या टर्म्स थे? तो इस ट्रीटी में सबसे पहले तो निज़ाम ने शाहू जी महाराज को मराठा मोनार्क रिकॉग्नाइज़ किया और इसके साथ ही डेक्कन का चौथ और सरदेशमुखी के दोनों राइट्स भी उनके एक्सेप्ट करे। लेकिन इसके बाद बाजीराव बढ़ते हैं मालवा की तरफ और मालवा जीतने के बाद, मालवा एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है, तो मालवा जीतने के बाद उनका दिमाग शिफ्ट होता है राजस्थान की तरफ और 1729 में वो राजस्थान को भी कैप्चर कर लेते हैं। इसी टाइम में गुजरात में जो मराठा आर्मी है वो टैक्स कलेक्ट कर रही है। कहाँ से? कंट्री साइड से, क्योंकि जो गुजरात का जो कोर एरिया है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ से टैक्स कलेक्शन अभी भी मुगल्स कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी एरिया है वो पूरा मराठों के अंडर में है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी था। जब इस तरीके का पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ तो आपको मालूम होगा कि गुजरात में एक बहुत ही प्रॉस्परस ट्रेड था, सूरत। जो सूरत की इम्पोर्टेंस थी वो गिरने लगी, क्योंकि इस तरीके के पॉलिटिकल टर्मोइल में बहुत ही मुश्किल था ट्रेड करना। तो बाजीराव क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी आर्मी, मराठा आर्मी को गुजरात भेजते हैं और गुजरात के जो मुग़ल गवर्नर थे वो 1727 में एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसमें 60% जो गुजरात का रेवेन्यू है वो पेशवा को पे करेंगे। लेकिन अब वापस डेक्कन में निज़ाम सोचता है कि एक बार फिर से हम मराठों से लड़ने की कोशिश करते हैं, शायद इस बार जो लास्ट टाइम हमने लूज़ करा था वो हम जीत जाएं। तो निज़ाम क्या करता है, जो मराठों के विरोधी थे गुजरात में, जैसे कि गायकवाड़, दबादे, कदम, इस टाइप की फैमिलीज़ को अपने साथ जोड़ता है और उनके साथ वॉर डिक्लेयर करता है। लेकिन इन सब की कंबाइंड फोर्सेस को बाजीराव 1731 में फिर हराते हैं और जब बाजीराव अपने सारे राइवल्स को इस तरीके से शांत कर देते हैं तो उनका दिमाग शिफ्ट होता है कोंकण की तरफ। कोंकण 1736 में कोंकण पे वो अपना कब्ज़ा जमाते हैं। कोंकण में राज्य कर रहे थे सिदीस, यानी कि अबिसिनियन मुस्लिम्स, उनको वो हराते हैं और उसके बाद जो वहाँ पे पोर्चुगीज़ थे, सल्सते, बसीन और चौल में, वो पोर्चुगीज़ को भी वहाँ पे हराते हैं और वो एरिया भी उनसे ले लेते हैं। इसके बाद 1737 में वो वापस नॉर्थ आते हैं बाजीराव और फिर से दिल्ली अटैक करते हैं और एम्परर को, मुग़ल एम्परर को कुछ समय तक बंदी बना के रखते हैं। उसके बाद उसी साल में वो एक बड़ी मुग़ल आर्मी को हराते हैं जिसका कमांडर निज़ाम था
और उस आर्मी को हराने के बाद ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ भोपाल 1739 में। ट्रीटी ऑफ भोपाल में पेशवा को मालवा और नर्मदा और चंबल नदी के बीच में जितनी भी जगह है ये सारी जगह पेशवा को दे दी जाती है। देखिए, लेकिन मराठेज जो भी एरिया कैप्चर कर रहे थे वहाँ का जो लोकल स्ट्रक्चर था वो उससे छेड़छाड़ नहीं करते थे। एक्चुअल में क्या था, मुग़ल जो सिस्टम था उसमें क्या होता था कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे वो भी मिलिट्री अरिस्टोक्रेसी का हिस्सा होते थे, लेकिन मराठों के साथ ऐसा नहीं था। मराठे की जो बैकबोन थी वो थी उनका सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए थे वो लोग वॉर फाइट करने नहीं जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि बाजीराव जिन्होंने 1720 से लेकर 1740 तक जो पेशवा रहे, उन्होंने मराठों का इतना बड़ा एक्सपेंशन करा और साथ ही साथ इतने सारे वॉर जीते, इससे मराठों को काफ़ी मजबूती मिली। इनका इतना सक्सेसफुल मिलिट्री करियर था कि उस समय आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई भी ऐसी पावर थी जो उन्हें हरा सकती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1740 में बाजीराव की डेथ होती है तो शाहू नाना साहेब को अपॉइंट करते हैं, जिन्हें हम बालाजी बाजीराव के नाम से जानते हैं, एज अ पेशवा। अब जो नाना साहेब हैं जिन्होंने 1740 से लेकर 1761 तक पेशवा का पद संभाला, ये मिलिट्री कैंपेन्स में इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो इसलिए बोलते हैं कि ये सारे अदर पेशवास से भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। तो जब नाना साहेब सुप्रीम अथॉरिटी बने मराठा पॉलिटी की 1749 में, जब शाहू जी की डेथ हो गई, तो ये पीक पीरियड था मराठा ग्लोरी का। उस समय में इंडिया के लगभग हर पार्ट में मराठा रेड कर रहे थे लगातार। 1745 में राघोजी भोंसले के अंडर में जो मराठा बैंड थे वो लगातार नागपुर, उड़ीसा, बंगाल, बिहार इन एरियाज़ को रूल कर रहे थे। इन एरिया को उस समय रूल कर रहे थे अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कोई ऑप्शन तो था नहीं, नई स्टेट थी, मराठा से फाइट नहीं कर सकते थे। तो 1751 में वो एक ट्रीटी साइन करते हैं। उस ट्रीटी में वो उड़ीसा मराठों को दे देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और साथ ही साथ 1,20,000 जो एनुअल चौथ था वो पे करने के लिए अग्री होते हैं। वापस डेक्कन की तरफ आते हैं तो मराठा फोर्सेस निज़ाम को लगातार परेशान तो कर ही रही थी। कभी वो उनसे ट्रिब्यूट लेती थी, कभी उनकी टेरिटरीज़ उनसे छीन लेती थी, लेकिन निज़ाम भी काफ़ी परेशान हो गए तो वो भी सरेंडर कर देते हैं। और 1751 में एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ भालके, जिसमें सलाबत जंग जो कि नए निज़ाम थे वो खानदेश का जो एरिया है वो भी मराठों को सरेंडर कर देते हैं। नॉर्थ में अगर देखें तो मराठा जो राजपूत किंगडम थे उन्हें भी रेड कर रहे थे। जयपुर, बूंदी, कोटा, उदयपुर या फिर गोंड किंगडम, देवगढ़ का, इन सारे एरियाज़ में मराठे अपना पावर प्रोजेक्शन लगातार कर रहे थे। कभी कभी वो राजपूत लोगों के वॉर ऑफ सक्सेशन में भी इंटरफियर करते थे, कभी उनसे एनुअल ट्रिब्यूट लेते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम यहाँ पे परमानेंट कॉन्क्वेस्ट करें, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब 1752 एक ऐसा टाइम था जब दिल्ली में एम्परर को मालूम था कि अब अफ़गान इन्वेजन होने वाला है। तो 1752 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें मुग़ल एम्परर मराठों की प्रोटेक्शन में आ जाता है, और 1753 में एक सक्सेशन डिस्प्यूट होता है जिसमें मराठों को मौका मिलता है तो वो अपने कैंडिडेट को मुग़ल थ्रोन पर बिठा देते हैं। लेकिन मराठे सफलता की इस कदर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, पर उनको एक जगह ऐसी थी जहाँ पे उनको रिवर्सल फेस करने पड़े, वो था सिख एम्पायर। मराठों ने सिख का जो एरिया था पंजाब, वहाँ पे उन्होंने जब ट्रिब्यूट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी तो एक सिख रिबेलियन हुआ और वहाँ से मराठों को वापस लौटना पड़ा। लेकिन बात कोई भी हो, मराठों ने बहुत बड़े एरिया में, नॉर्थ इंडिया पूरा लगभग उनके अंडर में आ चुका था, पर उन्होंने कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश नहीं करी। केवल खानदेश, मालवा और गुजरात ही ऐसे एरिया थे जहाँ पे उन्होंने किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की सोची। अदरवाइज़ वो जहाँ भी जिस भी एरिया को कनकर कर रहे थे, बस वो चौथ और सरदेशमुखी के लिए यही कर रहे थे। अब मराठों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आके खड़ी हुई वो थी अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को कुछ लोकल किंगडम्स ने सपोर्ट करा, जैसे कि रोयला या फिर शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। इन लोगों ने मराठा को पानीपत की लड़ाई में अब्दाली को पानीपत की लड़ाई में सपोर्ट करा। 14 जनवरी 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें मराठों की सेना, जिसे सदाशिवराव भाऊ लीड कर रहे थे, उनकी हार हुई। लगभग 50,000 की कैजुअल्टी हुई और इससे मराठास की प्रोग्रेस में ब्रेक लगा।
कुछ ही दिनों बाद पेशवा की भी डेथ हो गई और जो नए पेशवा बने माधवराव, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आके खड़ी हुई। क्या है, बहुत सारे सरदार अलग अलग अपना राज्य चाहने लगे। माधवराव की डेथ होती है 1722 में, तो उनके अंकल रघुनाथ राव पावर को सीज कर लेते हैं, लेकिन अगेन कुछ मराठी चीफ रघुनाथ राव का विरोध करते हैं। तो रघुनाथ राव नए एलआई को ढूंढते हैं और उनका जो नया एलआई था वो था इंग्लिश, जो उस समय बॉम्बे में जिनका ऑफिस था। हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मराठा हिस्ट्री एक अलग ही ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को यहाँ से एज अ रूलर देखना स्टार्ट कर देती है। तो देखिए 1707 में मराठों की जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तब हालत बहुत ख़राब थी, और अभी 1755 में मराठों ने जो प्रोग्रेस करी वो रिमार्केबल है। अब शेखर बंदोपाध्याय कहते हैं कि जो मराठा स्टेट है ये मुग़ल एम्पायर का कभी ऑल्टरनेटिव इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि इनका जो पावर स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो पावर है उसको शेयर कर रहे हैं अलग अलग सरदार। फॉर एग्जांपल नागपुर के भोंसले, या फिर गायकवाड़ बड़ौदा के, या फिर होलकर इंदौर के, या फिर ग्वालियर के सिंधिया। ये सब लोग कौन है? ये सब लोग मिलिट्री लीडर्स थे जो कि शाहू के टाइम से अपनी अपनी आर्मीज़ को लीड कर रहे हैं और बहुत पावरफुल हो चुके हैं। तो इन सबों का जो संगठन है उससे मराठा एम्पायर खड़ा हुआ है। तो जो मराठे एम्पायर के छोटे छोटे हिस्से हैं वो इन मिलिट्री कमांडर्स के पास पहुंच जाते हैं। पेशवा कभी ट्राई नहीं करते हैं इनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की। चलिए वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको कुछ हिस्टोरियंस के व्यू बताता हूँ कि मराठा स्टेट और मुग़ल सिस्टम में क्या रिलेशनशिप है। इरफान हबीब कहते हैं कि ये जो पूरा मराठा रिवोल्ट हुआ है ये एक्चुअली एक ज़मींदार रिवोल्ट है। ये आउटकम है किसका? जो ऑपरेसिव मुग़ल ज़मीन ब्यूरोक्रेसी है उसका। सतीश चंद्रा कहते हैं कि मराठा जो रिवोल्ट है ये एक रीजनल नेचर का है। बाजीराव ने जो मूव लिए नॉर्थ इंडिया की तरफ, उसका जो मेन एम था वो था डेक्कन में अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना। और जो तीसरा मत है वो है आंद्रे विंक का। वो कहते हैं कि मराठा मुग़ल ट्रेडिशन के अंदर ही हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो अपनी पावर बिल्ड करी है वो एक सेडिशन के तहत है, यानी कि फितवा, जिसे हम फितना भी बोलते हैं। और मुग़ल जो स्टेट है वो हमेशा जो रिबेलियस एलिमेंट्स हैं उनके लिए स्पेस बना के रखती है। इन सभी ऑथर्स का ऐसा मानना है कि 1770 तक भी मराठा मुग़ल जो एम्परर है उसकी जो सिंबॉलिक अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट करते रहे हैं। जो उनकी पुरानी टर्मिनोलॉजी है या जो उनका अर्बन स्ट्रक्चर है, ये सारा स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग जस का तस फॉलो किया जाता था। जो मेन डिफरेंस था वो था सिविलियन रेवेन्यू कलेक्टर जो हुआ करते थे वो मेनली ब्राह्मण थे मराठा एम्पायर में, और ये लोग मिलिट्री कमांड की तरफ कभी नहीं गए। तो बस इतनी सी एक शॉर्ट सी वीडियो में बनाना चाह रहा था। 18th सेंचुरी इंडिया की हम बात कर रहे थे। पहले हमने 18th सेंचुरी का एक जनरल ओवरव्यू लिया हमारी फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमने सक्सेसर स्टेट्स जो कि प्रोविंशियल गवर्नर्स ने इस्टेब्लिश करी उनके बारे में हमने बात करी। ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो थी। इसमें हमने मराठा एम्पायर की फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफली जाना। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम सिख एम्पायर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बढ़ेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी तरफ। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो लेट मी नो, आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और हम लोग एक अच्छा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।